दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों एक मिनट जरूर रुकिए। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, संज्ञा की इन चीज़ों के बारे में तो हम जानते ही नहीं थे। और यह वीडियो विशेष करके बीपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं, या अभी यूपीपी का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है, अभी 6 महीने बाद जो होने वाला है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेखपाल भर्ती हो, आरओ हो, एआरओ हो, इसमें भी व्याकरण की गहराई से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ऊपर ऊपर सतही तह पर अब कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, गहराई तक आपको उतरना पड़ेगा, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए आप इसके गूढ़ तथ्यों को समझें। और विशेष करके बीपीएससी के एग्ज़ाम के पहले मैं आपका सारा व्याकरण तैयार करवा रहा हूँ, तो इसलिए ठान लीजिए और यहाँ से आपका सारा व्याकरण तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए, संज्ञा के जो भेद हैं आप समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। संज्ञा उस विकारी, अब कहते हैं संज्ञा विकारी शब्द है, अविकारी शब्द। देखिए यहाँ से यहीं से एक प्रश्न आपका बन सकता है कि संज्ञा विकारी शब्द है कि अविकारी शब्द है। तो दोस्तों जानिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं, और क्रिया विशेषण विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक ये सभी जो हैं अविकारी शब्द। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अक्सर बनते हैं और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। तो संज्ञा विकारी शब्द है। आगे देखिए, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। किसी वस्तु का नाम का बोध हो, किसी का भाव का बोध हो, या किसी जीव के नाम का बोध हो, उसी प्रकार की चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। यानी वस्तु का मतलब ये नहीं कोई एक छोटा सा सामान, जो करें जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। ठीक है ना। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। यानी वस्तु के अंतर्गत प्राणी भी आते हैं, वस्तु के अंतर्गत पदार्थ भी आते हैं, वस्तु के अंतर्गत धर्म भी आते हैं। इन सभी को जोड़ करके वस्तु का संज्ञा दिया गया है। क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से बस एक आध प्रश्न मान के चलिए कि जिस संज्ञा विकारी शब्द का विकारी शब्द, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब संज्ञा के जो भेद हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर होता होगा कि संज्ञा के हम कितने भेद माने, 3 भेद माने कि 5 भेद माने। तो यहाँ क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। देखिए, हिंदी के आधार पर तो आप संज्ञा के केवल 3 ही भेद जानिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, केवल इतना ही जानिए। लेकिन अंग्रेजी के आधार पर या अन्य तथ्यों के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। यहाँ एक चीज़ लिखा है कि संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एक मत नहीं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, वह व्यक्ति जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसको व्याकरण कहते हैं। इसको ध्यान रखिए। ये मत समझिए कि व्याकरण है और गलत लिखा गया। व्याकरण का मतलब होता है जो व्याकरण का ज्ञाता हो। तो इनमें एक मत नहीं है। अधिकतर व्याकरण अधिकतर व्याकरण के विद्वान संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि इसमें एक मत नहीं है। ये इसमें मतभेद है लोगों में, विद्वानों में, लेकिन अधिकांश जो है कि 5 मानते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये भेद अंग्रेजी के आधार पर हैं। क्लियर हो गया है। कौन भेद? 5 भेद किसके आधार पर हैं? अंग्रेजी के आधार पर हैं, लेकिन कुछ रूप के अनुसार और कुछ प्रयोग के अनुसार भी होते हैं। यानी संस्कृत व्याकरण में प्रातिपदिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण आदि आते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा मैं आपको इंगित कराना चाहता हूँ, जरूर ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत व्याकरण में प्रातिपदिक नामक शब्द भेद के अंतर्गत क्या आते हैं, समझिएगा। तो संज्ञा, सर्वनाम और गुणवाचक विशेषण आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ इन तीनों शब्दों का रूपांतर प्रायः, अगले पेज पर चलिए, प्रायः एक ही जैसे
प्रत्ययों के प्रयोग से होता है। मतलब ये कि इसमें प्रत्यय जोड़ करके बनते हैं। तो लगभग एक ही तरह के प्रत्यय, इन ऊपर जो हम चीज़ पढ़े हैं उनमें एक ही तरह के प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किंतु हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, जहाँ जहाँ प्रश्न बन सकता है, मैं यही बता रहा हूँ कि ये गूढ़ तथ्यों तक आपको जाना पड़ेगा। अब सतही तौर पर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, गहराई से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो होगा दो भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी व्याकरण में सभी तरह की संज्ञाओं को दो भागों में बांटा गया है। संज्ञा के प्रकार ने भेद की बात यहाँ हो रही है, ठीक है ना। दो भागों में बांटा गया है, एक वस्तु की दृष्टि से और दूसरा धर्म की दृष्टि से। एक प्रश्न फिर यहाँ से बन सकता है कि धर्म की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो धर्म की दृष्टि से केवल संज्ञा के एक ही भेद होते हैं, वह होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के चार भेद होते हैं। कौन कौन? देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये चार जो है वस्तु की दृष्टि से ये भेद होते हैं। अब समझ में आ गई बात कि संज्ञा अगर देखा जाए तो दो तरह के उसके भेद होते हैं, वस्तु की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से। और धर्म की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? तो एक ही भेद होता है, केवल भाववाचक। और वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो चार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, संज्ञा तो हम पढ़े लेकिन इस तरह से तो नहीं पढ़े थे, इसलिए हम कहें कि आप पूरा वीडियो देखिए। लाइक शेयर करना आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। आगे देखिए, इन व्याकरण में संज्ञा, इस प्रकार के हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको फिर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पंडित गुरु के अनुसार, गुरु का मतलब समझ रहे हैं, पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं और उनकी किताबें प्रामाणिक मानी जाती हैं। तो पंडित गुरु के अनुसार समूहवाचक का समावेश, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक में तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि क्यों संज्ञा के तीन ही भेद हिंदी में हो जाते हैं। कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कहते हैं कि समूहवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाता है या फिर जातिवाचक अंतर्गत आ जाता है। समूहवाचक संज्ञा इन्हीं दो के अंतर्गत मान लिया जाता है, आ जाता है, मान लिया जाता आ जाता है। और द्रव्यवाचक का समावेश किसके अंतर्गत आ जाता है? जातिवाचक में आ जाता है। जितने द्रव्यवाचक संज्ञा हैं जो अलग भेद किए गए हैं, अंग्रेजी व्याकरण ने जो किया है, तो वह किसके अंतर्गत किया? द्रव्यवाचक को जातिवाचक के अंतर्गत हिंदी में पढ़ा जाता है। और समूहवाचक को व्यक्तिवाचक के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है और जातिवाचक के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब हम लोग आते हैं एक एक संज्ञा के भेदों को जानते हैं। अभी तो संज्ञा के बारे में भी हम लोग जान रहे हैं, संज्ञा क्या है। अब आइए संज्ञा के भेद, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। हालांकि ये सब तो जानते हैं, लेकिन कुछ और हम अलग से ये कैसे इसकी पहचान करें, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। देखिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो कॉमन चीज़ आप जानते हैं। व्यक्तिवाचक माने व्यक्ति विशेष हो गया, कोई एक हो गया, जिससे किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का बोध है, गांधी जी एक व्यक्ति का बोध है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, एक हटाने वो मिसप्रिंट है, यानी काशी एक व्यक्ति का बोध है। ये सब जो है कि एक स्थान का बोध है। तो इस तरह से जहाँ एक स्थान, एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये वही बात कही गई है
राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, और गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर हम चलते हैं। आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सबसे कम संज्ञाएं किसकी हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक, कोई 4 विकल्प दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं की तुलना में कम है। ठीक है ना। देखिए, दीमशित्स के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित रूपों में होती हैं। इन्होंने वर्गीकरण किया है, विद्वान है दीमशित्स। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। आगे देखिए, जैसे देखिए, किसी व्यक्ति का अगर नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे श्याम, हरि, सुरेश। किसी दिशा का नाम है, अब देखिए निर्जीव चीज़ हो गया ना, तो अब ये कैसे जानेंगे, दिशा का नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, यह भी जो है व्यक्तिवाचक के ही अंतर्गत आता है। ठीक। अगर देश का नाम है, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, म्यांमार आदि, तो अगर कोई देश का नाम है तो देश का नाम भी किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आएगा। अगर राष्ट्रीय जातियों का नाम है, हालांकि समूह का बाद यहाँ हो रहा है, लेकिन देखिए भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये इस तरह का अगर आता है प्रश्न तो यह भी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही होता है। आगे देखिए, अगर समुद्रों का नाम है तो वह भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आता है। काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। अगर नदियों का नाम आता है, नाम देकर आता है, तो वह भी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी और सिंधु। अगर पर्वतों का नाम है, नाम दे करके आता है, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा और काराकोरम, ये सब इस तरह से अगर आते हैं, सब आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के अनुसार आप देखते चलिए, आपको एकदम सेट होता चला जाएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, इसका अगर आप PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। आप PDF चाहे तो फ्री में आप अपना निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल का नाम ज्ञानकोश एजुकेशन ही है, वैसे इसका लिंक आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप वहाँ से जा कर के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ ज्वाइन करिए और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आगे देखिए, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग, ये सब भी व्यक्तिवाचक के ही अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, ये सब जो हैं पुस्तक का नाम हुआ, समाचार पत्र का नाम हुआ, किसी देश का नाम हुआ, ठीक है ना, किसी ग्रंथ का नाम हुआ, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, यह भी व्यक्तिवाचक है। सिपाही का विद्रोह, यह भी व्यक्तिवाचक है। अक्टूबर क्रांति, यह भी व्यक्तिवाचक है। आपको लग रहा होगा ना कि नया है, लग रहा है ना नया है, इसलिए मैं कहा हूँ कि संज्ञा आप ऊपर ऊपर मत पढ़िए, गहराई तक पढ़िए, क्योंकि यहीं से प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं तो दिमाग चकरा जाता है, यार संज्ञा इतना छोटा चीज़ और मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, गूढ़ चीज़ है, समझिएगा। आगे देखिए, 11वां पॉइंट क्या कह रहा है, 11वां पॉइंट कह रहा है दिनों महीनों के नाम, जैसे मई हो गया, अक्टूबर हो गया, जुलाई हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, ये दिन और महीने के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों उत्सव के नाम भी इसी के अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्या, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी आदि। आशा है कि आपको एकदम बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ने के लिए मिल रहा होगा और आपको आनंद आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, जैसे अभी तो मैं एकदम सामान्य तौर पर लेकर के चल रहा हूँ, इसके बाद से इसका आपका वो प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहले आप पढ़िए लेक्चर वीडियो, उसके बाद तो फिर आगे देखा जाएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक ही प्रकार के वस्तु का बोध हो, किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों का बोध हो, माने
एक बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, एक से अधिक का बोध होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी इत्यादि। देखने में लग रहा है कि मनुष्य, मनुष्य तो बहुवचन, मनुष्यों तो नहीं लिखा गया है, लेकिन नहीं, मनुष्य कहने का तात्पर्य हुआ संसार के मनुष्यों की एक जाति, यानी ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, ठीक है ना। अच्छा, घर कहने का मतलब हुआ सभी प्रकार के घर, सभी प्रकार के मकान, झोपड़ी हुआ, टीन शेड हुआ, पक्का मकान हुआ, किसी प्रकार का महल हुआ, हवेली हुआ, ये सब जो है कि एक घर के अंतर्गत आते हैं। तो यह एक समूह का बोध करा रहा है, बहुवचन का बोध करा रहा है। पहाड़, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का नाम इसमें आ जाएगा, जितने प्रकार के पहाड़ हैं सभी पहाड़ों का नाम इसमें आ जाएगा। और नदी कहने से सभी प्रकार के नदियों की जाति का बोध होता है, यानी एक जाति विशेष का बोध होता है, एक ग्रुप का, एक समूह का बोध होता है। इसलिए यहाँ जो है कि इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अब जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में होती हैं। अब किन किन स्थितियों में जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, आइए इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है ना। आनंद आ रहा है, मस्ती आ रहा है, लाइक शेयर करते चलिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, पहला पॉइंट है संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। जैसे बहन जातिवाचक है, मंत्री जातिवाचक है, जुलाहा शब्द जातिवाचक है, प्रोफेसर जातिवाचक है, ठग जातिवाचक है। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द करके पूछ सकता है। बहन किस प्रकार की संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ऐसे कुछ दे सकता है। तो वहाँ थोड़ा सा दिमाग चकराएगा, ध्यान से पढ़िएगा। पशु पक्षियों का नाम आप जानते हैं, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना। ये सब जो है कि पशु पक्षियों के अगर नाम है तो नाम का मतलब कोई एक, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर गाय है तो जैसे गौरी गाय, गौरी अगर नाम दे दिया गया तब तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर केवल गाय है तो जातिवाचक हो जाएगा। अच्छा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक को पहचान के लिए मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ आपका हो गया जातिवाचक, लेकिन पहाड़ों में हिमालय है, शिवालिक है, कंचनजंगा है, ठीक है ना, अरावली है, ये सब पहाड़ के जब नाम आ गया ना तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर नदी की बात किया जाए, नदी की अगर बात किया जाए तो ये जातिवाचक है, लेकिन नदियों का नाम दे दिया गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा, अभी जैसे जैसे ज़रूरत होगा मैं आपको बताता चलूँगा। तो जहाँ आपका व्यक्ति विशेष की बात अगर आ जाती, मान लीजिए देश अगर आ गया, देश अगर आ गया तो आपका जातिवाचक है, लेकिन देश का नाम आ गया भारत, अमेरिका, चीन, जापान, तो आपका हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक। आगे समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वस्तुओं के नाम, मकान हो गया, कुर्सी हो गया, पड़ी हो गया, सॉरी कुर्मी हो गया, ये कुर्सी करेंगे, आप पड़ी नहीं घड़ी करेंगे, मिसप्रिंट है। हाँ, मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल, ठीक है ना। ये जो वस्तुओं के नाम हैं यह भी आपका जातिवाचक के अंतर्गत ही आएगा। मकान मतलब कई प्रकार के मकान, कुर्सी कई प्रकार की कुर्सियाँ, घड़ी कई प्रकार की घड़ियाँ, पुस्तक कई प्रकार की पुस्तकें, कलम कई प्रकार की पुस्तक, टेबल कई, कलम कई प्रकार की कलमें, टेबल कई प्रकार के टेबल। ये समूह का बोध करा रहा है, एक जाति विशेष का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्राकृतिक तत्वों के नाम, अब यहाँ देखिएगा बिल्कुल अलग ढंग का आप पढ़ेंगे। तूफान, तूफान क्या है, जातिवाचक। बिजली क्या है, जातिवाचक। वर्षा क्या है, जातिवाचक। भूकंप क्या है, जातिवाचक। ज्वालामुखी क्या है, जातिवाचक। ऐसा प्रश्न अवश्य परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है वर्षा किस प्रकार का संज्ञा है, सोचेंगे क्या है यार, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, क्या है, द्रव्यवाचक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब जो प्राकृतिक तत्व हैं यह भी जातिवाचक के ही अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, मस्ती के साथ पढ़ते चलिए। आइए हम लोग भाववाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं। आप जानते हैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, लेकिन यहाँ अलग हट करके हम लोग पढ़ेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, वर्ष,
दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण का बोध हो या दशा का बोध हो यानी आयु का बोध हो, व्यापार का बोध हो, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल इत्यादि। आगे लिखा है हर पदार्थ का धर्म होता है। समझिएगा, हर पदार्थ का कोई न कोई धर्म होता है। जैसे पानी में शीतलता होती है, आग में गर्मी होती है, मनुष्य में देवत्व अथवा पशुत्व इत्यादि होता ही है। चाहे वो देवत्व हो या आवश्यक, मतलब या तो पशुत्व का भाव उसके अंतर्गत होगा या तो फिर देवत्व का भाव होगा। ठीक है ना। तो पदार्थ का गुण या धर्म अलग नहीं रह सकता। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा में भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक चीज़ का बोध होता है, उसी तरह भाववाचक संज्ञा में भी एक ही प्रकार के भाव का बोध होता है। आगे यहाँ बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पढ़ेंगे आप। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? धर्म हुआ, गुण हुआ, अर्थ हुआ, भाव हुआ, ये सब प्रायः क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों से होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता। ये प्रश्न बन सकता है कि किस प्रकार की संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है? तो भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। ये यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको आप विशेष रूप से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे देखिए, संज्ञा में भी प्रत्यय लगाकर बनाया जा सकता है, विशेषण में भी प्रत्यय लगाकर बनाया जा सकता है, क्रिया में प्रत्यय लगा भाववाचक बनाया जा सकता है, सर्वनाम में प्रत्यय लगा भाववाचक बनाया जा सकता है और अव्यय में भी प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से किस तरह से हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा जैसे बूढ़ा शब्द है, इसमें आपा प्रत्यय जोड़ दिया गया या पा प्रत्यय जोड़ दिया गया, बुढ़ापा हो गया। लड़का में पन प्रत्यय जोड़ा गया, लड़कपन हो गया। मित्र में ता प्रत्यय जोड़ा गया, मित्रता हो गया। दास में त्व प्रत्यय जोड़ा गया, दासत्व हो गया। पंडित में आई प्रत्यय जोड़ा गया, पंडिताई हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुढ़ापा प्रश्न कैसे बन सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा से बना है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या विशेषण, ऐसे 4 विकल्प मान ली दे देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब इसका आप अलग करेंगे, जिससे प्रत्यय से जब आप अलग करिए तो देखिए किस प्रकार की संज्ञा बता रहा है। मान लीजिए इसमें अगर पा प्रत्यय अगर हम हटाते हैं तो बूढ़ा शब्द होगा। तो बूढ़ा शब्द आप समझते हैं कि बूढ़ों की एक जाति होती है, ग्रुप होता है, तो आपका क्या होगा? जातिवाचक हो गया। अगर मान लीजिए पन प्रत्यय अगर हटा देते हैं तो देखिए लड़का होता है, लड़का में पन प्रत्यय जोड़ा गया है, तो लड़का जानते हैं जातिवाचक हो, क्योंकि लड़के का नाम हो गया तब तो व्यक्तिवाचक हो, लेकिन लड़का अगर है तो जातिवाचक हो गया। अगर मान लीजिए ता प्रत्यय यहाँ मित्र में हटा दें तो आप सोचेंगे मित्र, तो मित्र भी जाति का ही जाति का बोध करा रहा है, इसलिए मित्र भी जातिवाचक हुआ। दासत्व मान लीजिए अगर त्व प्रत्यय हम हटा देते हैं तो दासों की एक जाति होती है, तो इसलिए जातिवाचक हो गया। पंडित में आई प्रत्यय हम हटा देते हैं, केवल पंडित शब्द बचा, तो पंडितों की एक जाति होती है। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का हम ये प्रश्न बन सकता है कि इसमें किस प्रकार या यह भाववाचक संज्ञा किस प्रकार के प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना होगा। अब विशेषण से भाववाचक कैसे बनता है, जिसे देखिए, गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई। अब ध्यान रखिएगा, गर्मी आ गया, पूछा जा सकता है गर्मी भाववाचक शब्द गर्मी किस प्रकार के शब्द से बने हैं? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया,
ऐसे दिया जा सकता है प्रश्न। तो आपको समझना होगा जिसे का इसमें गर्मी, गर्म में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ई प्रत्यय हटा देंगे, गर्म शब्द आपको मिल गया। तो आप सोचिए गर्म क्या है, तो विशेषण है, क्योंकि दूध गर्म है, दूध की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। सर्दी, ई प्रत्यय हटा देंगे, सर्द, तो सर्द, आज मौसम बहुत सर्द है, मौसम विशेषता बता रहा है कि ये मौसम बहुत सर्द है या ठंडा है। कठोरता में ता प्रत्यय हटा दीजिए, शब्द आ गया कठोर, ठीक है ना। तो जो भी है, मकान कठोर है या उसकी वाणी कठोर है, वाणी विशेषता बता उसकी वाणी कठोर है, तो इसलिए जो है कि कठोर विशेषण हो गया। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा ना। मैं आज प्रत्यय है, इसमें मीठा, आप समझ सकते हैं विशेषण ही है। आई प्रत्यय हटाइए, चतुर हो गया, चतुर विशेषण ही है। तो इस तरह से आप इसको, यहाँ से प्रश्न का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसको भी आपको समझना जरूरी होगा बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्रिया से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनते हैं, ध्यान रखिएगा। घबराना से घबराहट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। घबराना से घबराहट, सजाना से सजावट, चढ़ना से चढ़ाई, बहना से बहाव, मारना से मार, दौड़ना से दौड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको लगाइए। यहाँ से पूछा जा सकता है, बहाव पूछा जा सकता है, किस प्रकार का शब्द है, भाववाचक, जातिवाचक, ऐसा कुछ, दो विकल्प और दे देगा। अच्छा, बहाव किस प्रकार के शब्द से बना हुआ है, भाववाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय, सर्वनाम, कुछ भी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। मार किस प्रकार का संज्ञा है, क्रिया है या भाववाचक है या कुछ और है, ध्यान रखना। ज़्यादातर ध्यान जाएगा मार, अच्छा तुरंत लगा देंगे क्रिया, नहीं, ध्यान से। मारना क्रिया है, लेकिन मार क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। छांटने के लिए भी दिया जा सकता है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा छांटिए, जैसे उदाहरण के तौर पर बहना, मारना, दौड़, घबराना, ऐसे मान ली दे दिया। अब वहाँ कन्फ्यूज आप रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना आपको। सर्वनाम से कैसे बनेगा, अपना से अपनापन या अपनाव, मम शब्द से ममता या ममत्व, निज से निजत्व, यानी कि तो प्रत्यय हटाइए, निज हो गया, तो सर्वनाम है, ठीक है ना। अच्छा, मम प्रत्यय होगा तो हटाएंगे, तो ये भी सर्वनाम है। अपना, अपनापन या आओ या वह हटाएंगे, तो अपना, ये क्या हो गया आपका, सर्वनाम हो गया। तो इससे ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार के शब्द से यह बना हुआ है। आगे देखिए, और हम लोग बढ़ते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, अव्यय से कुछ भाववाचक विशेषण बनते हैं, जैसे दूर से दूरी, परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, निकट से नैकट्य, शाबाश से शाबाशी। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी लगाइए, मोस्ट है ये, मोस्ट, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न अवश्य आपको देखने के लिए मिल सकता है, किस तरह से, ध्यान रखिएगा। नैकट्य किस प्रकार के शब्द से भाववाचक संज्ञा, या नैकट्य भाववाचक संज्ञा किस प्रकार के शब्द से बना हुआ है, अव्यय, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ऐसा कुछ दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नैकट्य यानी निकट, शाबाशी शाबाश, दूरी दूर, ठीक है ना, पारस्पर्य परस्पर, सामीप्य समीप। अब ये समीप, परस्पर, दूर, निकट, शाबाश, ये सब अव्यय हैं, तो अव्यय से ये बने हुए हैं। क्लियर हो गया बच्चों ना। अब आपको लग रहा होगा कि जो मैं शुरू में बोला हूँ यार, हाँ वास्तव में बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है कि नहीं है। चलिए, भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या तो गुण होगा या अवस्था या व्यापार होगा। देखिए, भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनमें या तो उनके धर्म में या तो गुण होगा अथवा अवस्था या व्यापार होगा, इसी तीन में से कोई एक होगा। ऊपर ऊपर दिए गए उदाहरण इस कथन की पुष्टि करते हैं। अब आइए हम लोग समूहवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो समूहवाचक तो आसान है, आप इसको पकड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिन संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे सभा समूह का बोध कराता है, दल समूह का बोध कराता है, गिरोह समूह का बोध कराता है, व्यक्तियों का समूह है ये।
इसलिए यह समूहवाचक हो जाएगा। वस्तुओं को समूह होता है, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, ये सब जो शब्द हैं। गुच्छा किसी भी वस्तु का गुच्छा, कुंज, कुंज लताएं यानी कि लताओं का जो सघन होता है वो समूह होता है, उसको कुंज कहते हैं। मंडल एक समूह की बात होती है। घौद इसे आम का घौद माने एक एक गुच्छे में मतलब कई सारे आम होते तो कहते हैं आम का घौद है ये, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यवाचक को देख लिया जाए। द्रव्यवाचक भी आसान है, आप इसको पकड़ सकते हैं। जिन संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है, ध्यान रखिएगा, नापने वाला हो चाहे तौलने वाला हो, मतलब मापने वाला या नापने वाला तौलने वाला, और इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। एक इसका ये भी लक्षण है कि इन संज्ञाओं का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि। जैसे लोहा को तौला जाता है, सोना को तौला जाता है, चांदी को तौला जाता है, दूध को नापा जाता है, पानी को नापा जाता है, तेल को नापा जाता है, तेजाब को नापा जाता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं यह द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए अब संज्ञा का एक भाग मैं और आपको दूंगा पढ़ने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसे अगली वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अभी भागिएगा नहीं, ध्यान सुनिएगा कि संज्ञाओं का प्रयोग कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग की जाती हैं, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक रूप में प्रयोग की जाती हैं, कभी कभी भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक रूप में प्रयोग की जाती हैं। फिर कुछ संज्ञाएं लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं, कुछ वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, कुछ अव्यय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, कुछ कारक चिन्हों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अंत में मैं केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।